So today's topic is tax rate on capital gain. अच्छा, तो कैपिटल गेन जो चैप्टर है ना, इसमें टैक्स रेट हम लोग का रेगुलर रेट का नहीं होता है, स्पेशल रेट पे होता है। समटाइम्स 20%, समटाइम्स 15%, समटाइम्स लगता ही नहीं है। तो कैपिटल गेन का अलग से टैक्स रेट है जो अभी हम लोग को पढ़ना है, देखना है। ठीक है, तो शुरू करें। तो टैक्स रेट अंडर कैपिटल गेन जो है, तो आप लोग टेबल फॉर्मेट में कॉपी करिएगा प्लीज इसको। ठीक है, टेबल फॉर्मेट मतलब होता है कि वो जो ये करके जो हम लोग करते हैं, इस तरीके से आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे दो मैटर है, LTCG एंड STCG। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये दो हम लोग का है। नंबर वन क्या है? नंबर वन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर दो क्लासिफिकेशन होगा, एक अदर्स के ऊपर और दूसरा है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर। इस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मतलब वही शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड जो ओपन मार्केट से हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, अदर्स के अंदर क्या आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अदर्स के अंदर आएगा लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, ये सब चीज। तो आज अगर आपने लैंड बेच के कैपिटल गेन कमा रहे हो, बिल्डिंग बेच के कैपिटल गेन बना रहे हो, लैंड बिल्डिंग एक साथ बेच के कैपिटल गेन कमा रहे हो, या ज्वेलरी ट्रांसफर करके कैपिटल गेन कमा रहे हो, तो जितना कैपिटल गेन होगा आपका ज्वेलरी, लैंड, ये सब ट्रांसफर करके, उसके ऊपर आपका 20% लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 20% टैक्स लग जाएगा। और अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का बात हुआ, तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन और आपके सामने होगा। एक होगा STT पेड। STT कुछ नहीं, एक टैक्स होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। आप जब भी कोई शेयर मार्केट से शेयर उठाओगे, या बॉन्ड उठाओगे, या डिवेंचर या म्यूचुअल फंड कुछ भी उठाओगे, तो आपका जो स्टेटमेंट आएगा, डीमैट स्टेटमेंट, ओके, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं, तो उसमें देखना एक अमाउंट ऑफ STT चार्ज किया गया है। इसका रेट है बहुत ही कम है, 0.001% है। जितना आपका शेयर का ट्रेडेड वैल्यू रहेगा उसके ऊपर वो चार्ज होता है। तो STT पेड, STT नॉट पेड। तो शेयर मार्केट मतलब ओपन मार्केट जो है हम लोग का, NSE BSE का जो मार्केट है, उससे जो शेयर बाय करोगे, उससे जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट बाय करोगे, उसमें STT लगता है। लेकिन कोई अगर अनलिस्टेड कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर अगर आप ट्रांसफर करोगे, उसके ऊपर STT नहीं लगता। जैसे कि ICICI Discos प्राइवेट लिमिटेड। अब ICICI Discos प्राइवेट लिमिटेड का शेयर होल्डर कौन होगा? ICICI का इंटरनल ही होगा। इनके साथ चेयरमैन है, उनका बेटा है, उनका घर का मेंबर्स लोग है। तो अगर ये लोग आपस में अगर शेयर ट्रांसफर कर रहा है, शेयर ट्रांसफर खेल रहा है, तो उन लोगों को STT चार्ज करने वाला है नहीं। लेकिन आज मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करने का मन है, मैं नहीं करूंगा अभी, बट मन है, मान लो किसी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सिप्ला का शेयर मुझे बाय करना है आज। तो जैसे ही मैं सिप्ला जैसा लिस्टेड कंपनी का शेयर का बाय करूंगा, तो स्टॉक मार्केट्स का हम लोग का जो ब्रोकर रहेगा, जिसके थ्रू हम लोग बाय करेंगे, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट जब इशू करेगा, तो उसमें हम लोग को दिखेंगे कि हम लोग का वो हो गया, क्या STT काट लिया। STT गवर्नमेंट लेता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो जितना सारा लिस्टेड कंपनी है उसमें आपका STT लग जाएगा, जितना सारा नॉन लिस्टेड कंपनी उसमें STT नहीं लगेगा। तो आज अगर आप शेयर के ऊपर STT पे कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1038। तो सपोज मान लो लास्ट लॉकडाउन अप्रैल मंथ में आपने अदानी एंटरप्राइज परचेस किए थे, मान लो 120 रुपए का भाव पे। एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा है। सो गाइस, मान लो 2000 अप्रैल 2020 में मैंने अदानी एंटरप्राइज परचेस किया 150 के भाव पे। सपोज मान लो, मेरा नहीं किया हुआ है, बट करते तो आज मैं माला माल हो जाता। ठीक है, तो मान लो 150 के भाव पे वो शेयर में परचेस किया। आज मार्केट ट्रैक करके देखो देखो 1200 के आसपास उसका वैल्यू चल रहा है। आज मतलब मई 2021 में
150 का शेयर 1200 के आसपास चला गया। हर्षद मेहता स्टोरी याद आता है हम लोग ये सब छलांग देख के। तो उस टाइम पे हर्षद मेहता का अगर वो सीरीज अगर आप देखोगे तो उसमें देखना पोलो का शेयर, एसीसी का शेयर ऐसे ही छलांग लगाया था। वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लिया था, वो कम टाइम लिया था, 1 महीना 2 महीने के अंदर पोलो का शेयर का प्राइस का दाम था 28 रुपए, 26 रुपए, 27 रुपए। वो 2 मंथ के अंदर वो शेयर का दाम 300 कर दिया था। एसीसी के भी वही हाल किया था। तो इस तरह का वो शेयर पंपिंग डंपिंग करके वो शेयर का पैसा कमाता था, वो अलग स्ट्रेटेजी था। बट आज अदानी का सच में ये मूवमेंट हुआ तो 1 साल के ऊपर हो गया। तो कोई भी स्टॉक अगर 1 साल से ऊपर हम लोग होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म एसेट बन जाते हैं। तो इस शेयर के लिए होल्डिंग कितना है, कितना पीरियड से होल्डिंग करने से वो लॉन्ग टर्म बनता है। गाइस आप लोग बहुत साइलेंट हो आज ग्रुप में, थोड़ा एक्टिव रहो। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज थोड़ा काम का टॉपिक है, आपको याद रखना है। 12 मंथ्स का वैलिडिटी है ना, सर। तो 12 मंथ से जैसे एक दिन क्रॉस करेगा वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो अप्रैल में अगर मैं खरीदा था तो मई 2021 मतलब 1 ईयर क्रॉस कर गया। तो इसमें गेन कितना हो रहा है सर मेरा पर यूनिट में देखो तो। अगर मैं सच में ऐसा ट्रांजैक्शन करता, मेरे एक दोस्त ने किया था, वही मुझे पोर्टफोलियो दिखाया था कि ऐसा मूवमेंट वो लिया, तो एक एक यूनिट में मेरा 1000 करके गेन होता। तो आज अगर मैं इसमें 100 क्वांटिटी होल्ड करता तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होता। तो हर्षद भाई के भाषा में अगर बोले तो लाला इसको बोलते प्रॉफिट 1 साल के अंदर। ठीक है, 1,05,000 रुपए 100 क्वांटिटी होल्ड करना, मतलब 100 क्वांटिटी मतलब कितना दाम होता है मेरा 15,000। 15,000 का इन्वेस्टमेंट से मुझे 1,05,000 मिला। सर ऐसा सच में होता है, आप चेक करके देख सकते हो, कोई भी ऐप में जाके आप चेक करो अदानी एंटरप्राइज, उसका भाव पता चलेगा आपको। 800% से ऊपर रिटर्न दिया 1 साल के अंदर, 800%, 800%। जी हाँ दोस्तों, 800%। सर ठीक है, बोलिए। सर इतना जल्दी कैसे, इतना जल्दी कैसे बेटा वही तो ऐसे मार्केट है, इंक्रीज हो गया? वही तो मार्केट है, इसी को ही तो मार्केट का सट्टाबाजी बोलते हैं। इंक्रीज हुआ उसका शेयर प्राइस का दाम के पीछे बहुत सारे रीजन है। अदानी का आप अगर प्रोजेक्ट चेक करोगे तो लास्ट ईयर में वो लोग काफी सारा प्रोजेक्ट साइन किया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट। तो बिजनेस उन लोग का काफी अच्छा इंक्रीज हुआ। लेकिन बिजनेस इंक्रीज से इतना 800% का छलांग, नॉट ओनली अदानी एंटरप्राइज, मेरा अदानी से पैसा आया था अदानी ट्रांस में। तो अदानी ट्रांस का शेयर में बाय किया था 640 रुपए में, एक ही दिन के अंदर। मैंने सेल्ड किया था 690 में, एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर एक शेयर में 500 रुपए 50 रुपए करके गेन हुआ था। मेरा इंट्राडे था, एमआईएस था, तो मुझे एक दिन का ही मुझे होल्डिंग करना था, मैं ओवरनाइट नहीं कर सकता था। तो आज अगर मैं 640 में अगर होल्ड करके रखता सीएनसी में, आज वो 900 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ फरवरी से लेके मई मंथ तक, फरवरी 2021 से लेके मई मंथ तक। तो इसी को स्टॉक मार्केट के एनालिसिस बोलते हैं। तो आज आप चीज फायदे देखो, जो 1 साल में होल्ड किया था, आज अगर वो 1 लाख का प्रॉफिट बना रहा है जिसके ऊपर उसका टैक्स ही नहीं लगेगा, पूरा का पूरा पैसा व्हाइट है। हाँ इतना पैसा नहीं है कि इसमें ब्रोकरेज कटेगा, काटने दो, कितना ब्रोकरेज कटेगा मेरा इसमें, ब्रोकरेज हार्डली इसमें 400 से 450 रुपए काटेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 400 450 रुपए काटने के बाद पूरा 1 लाख रुपए, 1,04,000 समथिंग मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा अगर मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो क्या सर अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए? अभी निफ्टी ऊपर जा रहा है, 15,000 का निफ्टी का टारगेट क्रॉस हो गया है। तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांस का जितना शेयर आप अगर 1 साल से होल्ड कर रहे हो स्क्वायर ऑफ कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब पोजीशन छलांग एक मार्केट घुमाएगा तो आपका ये 800% रिटर्न 600% में आ जाएगा। फालतू फालतू बैठे बैठे 200% का लॉस होगा आपका। तो अभी टाइम है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का, बिकॉज मार्केट अभी सेलिंग जोन में जा रहा है। आप चेक करके देखो, कल और आज मिला के निफ्टी का 400 पॉइंट का निफ्टी का अपब्रिंगिंग दिया है। निफ्टी 15,000 क्रॉस कर गया, जो टारगेट था निफ्टी का। तो बॉम्बे जैसे जैसे हाल में फिरेगा वैसे वैसे शेयर मार्केट भी थोड़ा अप ट्रेंड दिखाएगा। बट इसमें बहुत सारा चीज इसमें लोचा लफड़ा होगा आगे चल के। तो अगर आप लोग के साथ तब तक मेरा बॉन्डिंग बना रहे तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा, इंटरनल कुछ न्यूज दे दूंगा। तो सर अभी कौन सा शेयर बाय करना चाहिए? अगर हम लोग बाय करना चाहे, कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहे, तो फार्मा, टारगेट फार्मा। तो आप अगर मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1 लाख पूरा फार्मा में इन्वेस्ट मत करो, उसका 25% मतलब उसका 8%। तो 1 लाख का अगर टोटल हुआ तो 8 से 12,000 रुपए अभी फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हो अभी के लिए। फिर थोड़ा सा मार्केट जब अप ट्रेंड दिखाएगा फिर आप फिर से 10% करो। क्यों सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि गाइस इंडिया में एक लार्ज स्केल ऑफ वैक्सीनेशन बाकी है, एक लार्ज स्केल ऑफ वैक्सीनेशन इंडिया में बाकी है। सबको पता है, आपको ये कोविड का इतना जो फैलने का वो जो रीजन है वो वैक्सीनेशन नहीं हुआ इंडिया में, इसलिए बहुत लोग इसको रीजन बना रहा है। तो सरकार वैक्सीन को लेके काफी मीटिंग
कर रहा है, काफी प्लानिंग बना रहा है। तो जिस दिन से वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और वो डोजेज स्टार्ट हो जाएगा, हर एक फार्मा इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाएगा, एंड दैट टाइम प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो देख लेना आप लोग, अभी सिप्ला का भाव देख लेना, और जब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा तब उसका भाव देखना, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस किसको बोलते हैं। ये सब एनालिसिस करना पड़ता है मार्केट में, तब जाके आप मार्केट में बुल बन सकते हो। बुल मतलब पैसा कमा सकते हो, बुल बनना मतलब आपको तो 1000 करोड़ 2000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, तब जाके आप बुल बनोगे। तो एनीवे गाइस, तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि आज अगर आप 1 साल से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हो और उसको अगर आप बेच रहे हो, तो उसके ऊपर जो गेन आपका होगा दैट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर ओपन मार्केट का शेयर हुआ तो वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब जितना करोड़ों रुपए आप छाप सकते हो छाप लो, सारा एग्जेम्प्टेड है लॉन्ग टर्म का। ठीक है, और अगर एसटीटी पेड नहीं हुआ तो आपके पास दो ऑप्शन रहेगा। तो गाइस आप लोग मुझे पहले बताओ, कौन सा शेयर में एसटीटी का एप्लीकेबिलिटी होता है, कौन सा शेयर में एसटीटी का एप्लीकेबिलिटी नहीं होता है, ये समझ में आया आप लोग को? यस सर। एनएससी बीएससी का मार्केट से जो भी स्टॉक बाय करोगे उसके ऊपर आपको एसटीटी लग जाएगा। और हम नॉर्मली आप लोग जो से मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर या किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर बाय करोगे तो वहां पे कोई एसटीटी कलेक्शन करने नहीं आएगा। तो अगर एसटीटी पेड नहीं हुआ तो उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो ऑप्शन वन क्या है? ऑप्शन वन है इंडेक्सेशन नॉट क्लेम्ड। लास्ट क्लास इंडेक्सेशन को लेकर बात हुआ था, इंडेक्सेशन याद है ना आप लोग को? गाइस पुराना वैल्यू को आज का वैल्यू में कन्वर्ट Yes, करने sir. के लिए जो फैक्टर है दैट इज इंडेक्सेशन फैक्टर है। तो इंडेक्सेशन नॉट हाँ. क्लेम, इंडेक्सेशन क्लेम्ड। तो अगर आप इंडेक्सेशन क्लेम नहीं कर रहे हो तो 10% टैक्स देना पड़ेगा आपको, और अगर आपको इंडेक्सेशन का मजा लेना है, वैल्यू को कन्वर्ट करना है, तो 20% लग जाएगा। तो आज अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्ड करके मार्केट में बेच रहे हो, मार्केट मतलब आपका घर के अंदर ही बेच रहे हो, तो उस टाइम पे आप चेक करके देखना कि इंडेक्सेशन लेने के बाद कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है, और इंडेक्सेशन लेने के नहीं लेने के बाद कितना टैक्स लायबिलिटी आ रहा है। जहां पे आपको सस्ता मिलेगा वो ऑप्शन आप चूज करोगे। तो ये है आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का स्ट्रक्चर। आप लोग कॉपी कर रहे हो मेरे साथ? आप लोग ऐसे टेबल फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पे डांडी खींच के इधर 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 ऐसे करे Yes, करेंगे। sir. तो सबसे पहले दो क्लासिफिकेशन, अदर्स एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अदर्स मतलब ज्वेलरी आ जाएगा, अदर्स मतलब आपके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मतलब वही शेयर बॉन्ड डिवेंचर वो चीज आ जाएगा। ओपन मार्केट मतलब एनएससी बीएससी से अगर हम लोग परचेस करेंगे तो एसटीटी पेड करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, वो ब्रोकरेज के साथ वो सब एड बैक हो जाता है। और एसटीटी अगर नहीं पे हुआ तो दो कंडीशन है। तो ये सारा चीज लिखने के बाद आपको क्या समझ में आया? अगर मैं पूछूं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का अगर मुझे समराइज करके दो, तो आप क्या आंसर दोगे मुझे बताओ? थोड़ा सीआईडी वाला सर दिमाग लगाओ। सर बोलो। सर एक चीज पूछना है, एसटीडी पेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अंडर एग्जेम्प्टेड क्यों बोला गया है? क्योंकि सरकार को टैक्स मिल जा रहा है ना एसटीटी का, इसलिए तो सरकार इसीलिए, कैपिटल गेन और टैक्स नहीं ले आगे रहा का टैक्स नहीं? है, नहीं ले रहा है। बहुत ज्यादा लगता है। जो लोग रोज इंट्राडे करते हैं ना, इंट्राडे मतलब जो लोग रेगुलर पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, 3:15 तक टाइम रहता है, मार्केट ओपन होने से मार्केट क्लोज होने से 15 मिनट पहले इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो फिक्स चार्जेस पेनल्टी लग जाता है। तो उन लोग को आपको मतलब जितना वैल्यू ट्रेड करते हैं, मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ जितना वैल्यू वो लोग ट्रेड करते हैं पर डे, हर एक इंस्टीट्यूशन, तो उसके ऊपर 0.01% देना पड़ता है। तो 1 करोड़ का 0.01% भी देखो अच्छा खासा अमाउंट आएगा। तो इसलिए सरकार इसको पूरा कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो और खरीदने के और टाइम पे भी सर लेता है, एसटीडी वो खरीदने के टाइम भी और बिकने के टाइम भी? खरीदोगे एसटीडी पे करोगे, बेचोगे तो भी एसटीडी पे करोगे। मतलब आपका प्रॉफिट और लॉस हो कोई फर्क नहीं और पड़ता, सर गवर्नमेंट के जेब में पैसा जाएगा ही। और सर एसटीडी जो लोग नॉट पेड, जो प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी का जो शेयर्स खरीदेगा, हम्म वो लोग कैसे देंगे? वो लोग एसटीडी नहीं वो लोग देते हैं। कैसे देंगे टैक्स तो? वो लोग एसटीडी नहीं देते हैं मैडम, इसलिए तो एसटीडी तो नॉट ये पेड बोल रहे हैं। इंडेक्स, तो उन लोग का कैपिटल गेन लग जाएगा। वैसे भी प्राइवेट लिमिटेड शेयर में छलांग नहीं होता है। छलांग कैसे होगा? आज मान लो
मैं अपने पापा और मम्मी मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर लिया जिसमें तीनों ही शेयर होल्डर है। फैमिली में लोग ऐसे ही बिजनेस करते हैं। तो मेरा अगर पेड अप शेयर कैपिटल 25 लाख है, तो 25 लाख का मैं अगर 10 रुपए करके डिवाइड कर दूंगा तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, प्राइसिंग भी वहीं पे रहेगा। शेयर का प्राइस अप कब होता है? जब उसमें डिमांड होता है। हर्षद मेहता का क्या स्ट्रेटेजी था उस टाइम पे? उस टाइम पे हर्षद मेहता बुलिश ट्रेंड फॉलो कर रहा था। क्या मतलब? 100 करोड़ रुपए एसीसी में इन्वेस्ट कर दिया एक दिन में। तो जब 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा किसी कंपनी का, इसका मतलब क्या है? कंपनी का डिमांड है। वो तो ऐसा भी किया था, कंपनी है ही नहीं, कंपनी का पूरा दिवाला निकल गया। जैसे कि मांजा माजदा बोल के कंपनी था, कंपनी कुछ है ही नहीं, उस कंपनी का शेयर 30 रुपए का शेयर 300 रुपए कर दिया था। कैसे? ऐसे करके डंपिंग करके। इसको डंपिंग बोलते हैं, सॉरी पंपिंग बोलते हैं। डंपिंग मतलब निकल जाना, पंपिंग मतलब आप करना। मतलब कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करते चलो। तो आज अगर मैं 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट, सॉरी मतलब आज जो मार्केट का वैल्यू है, आज मान लो सिप्ला में कोई इंस्टीट्यूशन ने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, सिप्ला में 100 करोड़ इन्वेस्ट किया, तो जैसे ही वो 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, सिप्ला मतलब आज का टॉप गेनर लिस्ट में आ जाएगा। जो हम लोग का लिस्ट आता है स्टॉक मार्केट का, टॉप गेनर, टॉप लूजर, टॉप 5 का कंपनी का नाम, वो आ जाएगा वहां पे। जैसे ही वहां पे देखेगा, कल से लोग और इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर। इसको बोलते हैं इनवाइट करना। तो मैं 100 करोड़ से बढ़ाऊंगा तो लोग और उसके ऊपर आएगा। फिर जब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, मैं 100 करोड़ लेके निकलूंगा मार्केट से, तो मेरा 100 करोड़ भी जाएगा और आप लोग जो इन्वेस्ट किए हो वो भी मैं लेके निकलूंगा। तो जिस दिन मार्केट क्रैश होगा 200 पॉइंट से, उस दिन आपका हाथ में कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, प्रॉफिट मेरे जेब में आएगा। इसको बोलते हैं डंपिंग। तो जो लोग बुलिश ट्रेंड फॉलो करते हैं वो लोग ये करते थे, मतलब पहले मार्केट को बढ़ाओ, पब्लिक को अट्रैक्ट करो, फिर एक साथ लेके निकल चलो। ठीक है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर का प्राइस का उतर चढ़ाव होता ही नहीं है, तो कैपिटल गेन का ना के बराबर है। ये उतर चढ़ाव कौन करेगा? हम लोग तीनों आपस में शेयर थोड़ी खरीदने बेचे बेची करेंगे, उससे क्या होगा? मजा तो तब आएगा जब मार्केट का लोग इन्वॉल्व होगा ना। तो इसलिए जितना पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, उन्हीं लोग के शेयर में छलांग नजर आता है, मतलब चेंजेस नजर आता है। ठीक है गाइज, समझ में आया आप लोग को? अब इससे बहुत सारा फैक्टर होता है प्राइस को अप्स एंड डाउन करने का, बहुत सारा पैरामीटर होता है। आज एक दिन के लिए करोगे तो एक पैरामीटर होगा, आप एक साल के लिए होल्ड करोगे तो अलग पैरामीटर होगा। तो इट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, तो ट्रेडिंग का अप्रोच अलग होता है, इन्वेस्टिंग अप्रोच अलग होता है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट का अप्रोच अलग होता है। तो बहुत सारे अप्रोच है इसके अंदर। तो हम लोग अभी यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार का इनकम टैक्स का अगर लिस्ट आए, मतलब सरकार को टैक्स कलेक्शन का अगर लिस्ट आए, कहाँ से सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है, तो ये नंबर 1 होल्ड करता है पोजिशन। क्योंकि इनकम टैक्स चुने गुने लोग देते हैं। चुने गुने लोग मतलब वही जिसका इनकम स्लैब के ऊपर जाता है वो लोग। उसके अंदर आधा लोग तो टैक्स का चोरी करते हैं। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स 1 रुपए भी आप चोरी नहीं कर सकते हो, पता है आपका? 1 रुपए भी आप चोरी नहीं कर सकते, नॉट अ सिंगल अमाउंट। डीमैट अकाउंट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है तब से एक भी अमाउंट आप चोरी नहीं कर सकते हो, नॉट अ सिंगल अमाउंट। तो ये थोड़ा सा देखना है आप लोग को। ठीक है? तो ये चार्ट समझ में आया आप लोग को? कहीं पे 20%, कहीं पे 10%, कहीं पे 20%, कहीं पे है ही नहीं। तो ये लिख लियो आप लोग गाइस, यस सर। रिटन डाउन एवरीथिंग। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप लोग से, जो सवाल मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले, कि ये देख के आपको क्या ऑब्जर्व करने का मन कर रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल का पूरा सिनेरियो देख के आपको क्या ऑब्जर्वेशन करने का मन कर रहा है, मतलब कौन सा कमेंट करने का मन कर रहा है? व्हिच कमेंट डू यू नीड टू पास ओवर हियर? कौन सा कमेंट पास करना चाहोगे ये सारा चीज देख के? यहाँ पे सीआईडी वाला दिमाग लगाओगे तो आपके सामने दो आंसर आना चाहिए, कि इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स है ही नहीं, या तो, और अगर टैक्स है तो फ्लैट रेट पे टैक्स लगता है, समटाइम 10%, समटाइम 20%। देख लो सर, फिर से बोलिए। इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, इंडिया में क्या चीज के ऊपर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर या तो टैक्स है ही नहीं, जैसे नो टैक्स। कहां पे सर? ये जगह जो देख रहे हो यहाँ पे नो टैक्स। और अगर आपको टैक्स देना होता है तो फ्लैट रेट पे लगता है, समटाइम्स 20%, समटाइम 10%। दिस इज द ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम इन इंडिया।
इसलिए देखना राकेश झुनझुनवाला अपना स्टेटमेंट में बोलते हैं कि हमने उस टाइम पे सबसे ज्यादा टैक्स पे किए थे। हर्षद मेहता भी, जो ओरिजिनल हर्षद मेहता था, वो भी देखना यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस उसके नाम पे अपलोड है, मतलब वो उसका इंटरव्यू अपलोड है। तो वो बोलते हैं कि हाँ हमने उस टाइम पे सबसे ज्यादा टैक्स पे किए थे, एडवांस टैक्स मुकेश अंबानी से भी, सॉरी धीरू भाई अंबानी से भी ज्यादा टैक्स दिए हैं। तो दिए थे, क्यों दिए थे? बिकॉज वो लोग हर रोज इंटरडे ट्रेडिंग करते थे और 1000 करोड़ का प्रॉफिट बनाते थे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टैक्स भी उतना ही आएगा। तो सरकार को फायदा होता था उस टाइम पे, और उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा था इंडिया में 90s में, तो अच्छा होता था, गवर्नमेंट का फायदा मिलता था। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? एलडीसी जी, ये वाला पार्ट पूरा क्लियर? तो शॉर्ट टर्म का कहानी करना है, लिख लियो आप लोग। शॉर्ट टर्म लिखूं? आप लोग को समझ में आया ना पूरा खेल? ये वाला पूरा जो टैक्स का Yes, sir. स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आया कि बाउंस किया दिमाग से? किस में 20% है, किस में एग्जेम्प्टेड है, किस में 10% है, ये पूरा बात क्लियर हुआ ना एवरीवन? चलो पूरा बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरफ। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वही होगा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ओके। दूसरा है अदर्स, ओके। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज अगर है तो इसके ऊपर दो बात है। क्या दो बात है? बोलिए। एसटीटी पेड और एसटीटी नॉट पेड। एसटीटी पेड एंड एसटीटी नॉट पेड। एक्सक्यूज मी गाइस। ओके, तो एसटीटी पेड एंड एसटीटी नॉट पेड का मतलब समझ में आया ना आप लोग को? तो एसटीटी अगर पे हुआ है तो शॉर्ट टर्म गेन पे टैक्स लग जाता है 15%। यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा। और एसटीडी अगर नॉट पेड हुआ तो यूजुअल रेट। यूजुअल रेट क्या है मैं समझा रहा हूँ, और अदर्स पे भी क्या है यूजुअल रेट। गाइस यूजुअल रेट का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग सुने हो देखे हो कि अगर आपने 2.5 लाख तक इनकम करते हो तो आपको टैक्स देने का दरकार नहीं है। 2.5 से 5 लाख का 5%, 5 से 10 लाख का 20%। याद है ना स्लैब रेट हम लोग पढ़े थे टीडीएस के टाइम पे भी पढ़े थे, याद है ना आप लोग को? भूल गए हो? स्लैब रेट कितने का याद है तो याद है कि 0 से 2.5 लाख तक नो टैक्स, फिर 2.5 से 5, 5 से 10, ये जो स्लैब, इसको बोलते हैं यूजुअल रेट। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट रेट एक ही जगह लगता है, वो है शेयर्स पे 15%। तो सोच के देखो कि सरकार हर रोज कितना पैसा कमा रहा है फ्रॉम द मार्केट। स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम अगर आप कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम मतलब कितना शेयर बेचा बेची हो रहा है, तो ना करके आज का डेट में वॉल्यूम जो है वो 2000 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें किसी लोग गेन करते हैं, किसी लोग लॉस करते हैं। तो गेनर जो लोग होता है, टॉप गेनर जो लोग का रहता है, इंट्राडे का बात करो आप लोग के साथ शेयर मार्केट एक सेमिनार हम किए थे बहुत पहले, जहाँ पे हम लोग ये दो चीज को डिफरेंशिएट किए थे कि एक होता है हम लोग का इंट्राडे ट्रेडिंग, जो एक ही दिन में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है, और एक होता है आपका सीएनसी जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, मतलब आज शेयर बाय करके आप चाहो तो कल बेचो, परसों बेचो, 10 साल बाद जगह बेचो, वो सब चीज। तो एमआईएस जो होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, एमआईएस का पूरा नाम होता है। तो जो लोग एमआईएस पे बाय करते हैं उन लोग का आज ही आज पोजीशन स्क्वायर ऑफ। पोजीशन स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है पोजीशन बेच देना। शेयर मार्केट में आप अगर पोजीशन ले रहे हो तो पोजीशन बेच देने को पोजीशन स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, मतलब शेयर आप बेच रहे हो।
तो आज अगर कोई भी प्रॉफिट कमा रहे हैं 10%, उसके अंदर 15% किसका है? सरकार का है। तो वैसे तो मार्केट में गेनर लूजर मतलब बुलिश कार्टेल बेयर कार्टेल कोई ना कोई तो मार्केट का बाजी मारता है हर हर रोज। जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो बुलिश कार्टेल लोग बाजी मारते हैं, नीचे का जरा पता तो बेयर कार्टेल होता है, मतलब जो लोग मार्केट गिराना चाहता है। तो जितना भी प्रॉफिट अर्न करे उसका 15% किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा हर रोज जो टैक्स मिलता है वो है शेयर मार्केट। इसलिए हर्षद भाई इसको दरिया बोलता था, पैसे का दरिया। ठीक है, क्योंकि इससे सबका फायदा होता है, पब्लिक का भी फायदा होता है और गवर्नमेंट का भी फायदा होता है। हाँ, जोखिम तो है, यहाँ पे रिस्क तो है, तो रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो ये सब बात तो आप लोग सुने होंगे डायलॉग बाजी। तो इसलिए गवर्नमेंट हर साल जब भी कोई नया बजट लेके आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ अप्रोच इसके तरफ रहता ही है। और लोग भी देखते हैं कि इस बार गवर्नमेंट शेयर मार्केट के लिए क्या पॉलिसी लेके आया। कल अगर गवर्नमेंट बोल दे कि 15% टैक्स नहीं लगेगा और 10% टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म गेन पे, मार्केट में ना आग लग जाएगा। आग लग जाएगा मतलब जितना सारा लोग LIC और दूसरा मनी मार्केट भी इन्वेस्ट करके रखा है, सब लोग पोजिशन को अरब करके स्टॉक में आएगा। क्यों? इसमें टैक्स कम हो गया। तो ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है कि कहाँ मैं रहूं, कहाँ से मैं छोड़ दूं। बिकॉज आप सोच के देखो, मेरा अगर 1 लाख प्रॉफिट होता है आज एक दिन में, तो उसका 15,000 गवर्नमेंट को मुझे देना होगा चुपचाप, मैं छुपा नहीं सकता हूँ। तो कल अगर गवर्नमेंट इसमें प्रॉफिट कम कर दे तो मेरे लिए तो फायदे हो जाएगा ना। ये सब चीज हम लोग को समझना पड़ता है। तो आप लोग को इतना तो डिटेल में डिस्कशन अगर याद रहे तो सुबह अल्लाह। बट आपको जो मिनिमम जो चीज याद रखना है वो है मतलब टैक्स का रेट, कि लॉन्ग टर्म में कोई चीज के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ता है और शॉर्ट टर्म में कोई चीज के ऊपर कितना टैक्स देना पड़ता है। आप लोग को ये याद रखना है। अगर कोई चीज के ऊपर शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है तो उसके ऊपर कितना टका टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म गेन हो रहा है तो कितना टका टैक्स लग रहा है। तो शेयर्स के लिए अलग नियम है और बाकी हर एक चीज के लिए अलग नियम है। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के लिए अलग नियम है, कहीं पे 15%, कहीं पे 10%, कहीं पे लगता ही नहीं है। और बाकी जितना है ज्वेलरी वगैरह सब कुछ उसके लिए दूसरा नियम है। Every one of you getting this? Yes, sir. किसी कोई डाउट है? लिख लिए हो? एक सेकंड कैसा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग प्लीज गिव द हेडिंग। क्या हेडिंग करेंगे सर हम लोग? नेक्स्ट हेडिंग करिए, भूल गए। हाँ, कैपिटल गेन डिडक्शन। गाइस आप लोग को नेक्स्ट दिन ये रेट पूछूंगा, ये चार्ट याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट हेडिंग करिए कैपिटल गेन डिडक्शन। गाइस मेरा आवाज क्लियरली जा रहा है आप लोग तक? ओके, कैपिटल गेन डिडक्शन। सुनो ध्यान से। कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स है आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा है? खाली पीली कुछ नहीं है, मतलब ग्लास थोड़े भरना ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब आज अगर मेरा कोई जमीन बिक जाए जिसके ऊपर मेरा अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो जमीन के ऊपर या ज्वेलरी के ऊपर, उसको 20% गवर्नमेंट को देना होगा, मतलब 20% गवर्नमेंट को देना होगा। आपको नहीं लगता कुछ ज्यादती हो रहा है पब्लिक के साथ?
पहले सोचो, फील करो, तब जाके सब बात समझोगे। पढ़ने में मजा नहीं आता जितना मजा फील करने में आता है, क्योंकि आपके साथ अगर जब ये हादसा होगा ना 20% जब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना, तो आपके दिमाग तब ना बिजली की तरह दौड़ेगा। किस लिए दौड़ेगा कि ये गवर्नमेंट को पैसा कैसे ना दिया जाए। स्टूडेंट की तरह सोचोगे तो घंटा फ्री फीलिंग आएगा आपका, मतलब कुछ भी नहीं होगा। मतलब वही आप सोचोगे 10% 20%, ठीक है वही था बकवास। ये टैक्स पढ़ने का बकवास तरीका होता है। फील करना बहुत जरूरी होता है, ओके। क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट के साथ ऐसा हादसा होगा, वो आपके पास दौड़ते दौड़ते आएगा, बोलेगा भाई टैक्स बचा सकते हो मेरा। क्योंकि देखो पैसा चाहे किसी के पास कितना भी हो, लक्ष्मी जी जब हाथ से चले जाए ना, तो सबको दुख होता है, तकलीफ होता है। और खास करके जो टैक्स के नाम पे जो देना पड़ता है, जहां पे आपको पता है रिटर्न के नाम पे कुछ मिलने वाला है नहीं। आप 10 करोड़ टैक्स पे करो या 10 लाख टैक्स पे करो, वैक्सीन तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये बात इंडिया को सबको पता चल गया है कि आज मोदी जी को भर भर के टैक्स दे दो, वैक्सीन तब भी लेके नहीं आएगा। क्यों? वी डोंट नो। अगर होता तो ये हादसा आज हम लोग के साथ नहीं होता। एक साल से हम लोग क्या सीखे, फिर लास्ट ईयर का कोविड अटैक से क्या सीखे कि बाहर घूमते चलो, मिছিল करते चलो, पता ये सब प्रोटेस्ट करते चलो, कोविड के साथ कोई पंगा मतलब कोई उसको भाव ही नहीं हो तो दो लो थम समझो। फिर अभी ये होता है हम लोग के साथ, होते आ रहा है। हम लोग कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, हम लोग को मिलता है वही जो पॉलिटिकल पार्टी सोचता है। अब कल देखो प्रोटेस्ट, देखो लोगों का रास्ते में, वही कोई 4 नेता अरेस्ट हुआ है और पब्लिक का देखो। तो लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन का नतीजा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था फिर ऑफिस वालों को बंद करे क्यों रखे हो। कोरोना अगर इतना चालाक है कि पॉलिटिकल कोई भी इश्यूज में कोरोना अटैक नहीं होगा, तो भाई ये कौन सा लॉजिक हुआ? वेयर इज योर रूल? सारा रूल सारा चीज किसके ऊपर है? आम आदमी के लिए है, बिकॉज यू आर द स्टूपिड कॉमन मैन। आप वही करोगे जो हम बोलेंगे। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। हंसी आता है लिटरली कि भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। फिर हम लोग को बहुत लोग का जॉब चला गया इस बार भी, पता है। मतलब मेरा संडे बैच में स्टूडेंट बोल रहा था कि सर हम लोग को मना कर दिया ऑफिस, 15 दिन बोले, 15 दिन बाद सोचेंगे आपको बुलाया कि नहीं बुलाया। थिंक अबाउट देयर फैमिली। तो लोगों का क्या गलती है? कोविड वो लोग लेके आया। तो आप लोग ऐसा नौटंकी क्यों कर रहे हो? फिर बोलते हो लॉकडाउन है, फिर जाके खुद ही रास्ते में जाके पत्थरबाजी करते हो, ये करते हो। इशू चाहे जो भी हो, रूल सबके लिए सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे किसको क्या फर्क पड़ता है? मीडिया को दिखाने में मजा आता है, सरकार को पावर जताने में मजा आता है, और आम आदमी को सहने में मजा आता है। चलो सहते। आ जाओ भाई, कैपिटल गेन डिडक्शन पढ़ते हैं। सर 20% टैक्स, प्लीज ये कोई मेरा मत समझे कि सर फ्रस्ट्रेट हो जाए घर रह के, नहीं, इट्स नॉट अ फ्रस्ट्रेशन। खराब लगता है आसपास देख के, मतलब लिटरली जो लोग के साथ ये सब कोविड का डायरेक्ट इफेक्ट आता है, लॉकडाउन का, कोविड का तो नहीं लॉकडाउन का। तो चलो क्या करें। सर एसटीटी पेड, एसटीटी नॉट पेड, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग जो करेंगे वो ये है सर कि 10% 20% खेला तो हम लोग देख लिए, लेकिन सर ये पैसा जब अपना जेब से जाएगा ना, तो हम लोग को ना बहुत ही मुश्किल होगा। मुश्किल होगा मतलब हम लोग बोलेंगे भाई तो हम लोग सरकार को देने के लिए ये सब काम किए क्या? अच्छा एक बात बोलो, इंसान बेचता कब है कोई चीज? खुशी खुशी बेचता है क्या? उसको ज्योतिष बोलते हैं कि भाई बेच दो बेच दो, कि मजबूरी में बेचता है? যখন যখন টাকার দরকার হয়। मतलब मजबूरी में बेचते हैं। आज सरकार कोई भी चीज, सॉरी, पब्लिक कोई भी चीज बेचेगा तो किस लिए बेचता है? मजबूरी में बेचता है। मान लो किसी के नाम पे जमीन है, तो जमीन वो बेच रहा है तो कुछ ना कुछ उसका मजबूरी होगा, पैसे का दरकार होगा इसलिए बेचा होगा। तो गाइज बेस्ट है बोलो मजबूरी। तुम लोग ये क्या विदेशी टर्म यूज कर रहे हो, डिफिशियंसी, ये वो। मजबूरी भाई, देसी भाषा मजबूरी। दरकार है पैसा का, पैसे का दरकार है इसलिए बेच रहे हैं। तो आज मान लो हमने लैंड बेच दिया, और लैंड बेच के मान लो मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, और मेरा लैंड बेचने का पर्पस यही था कि मैं लैंड बेच के जो पैसा है उससे एक नया घर ले सकूं, उससे एक नया लैंड ले सकूं, उससे एक दूसरा अच्छा जमीन परचेस कर सकूं, या फिर उससे मेरा कोई फैमिली का खर्चा जो है वो खर्चे को एक्सपेंस, क्योंकि घर पे शादी ब्याह लगा रहता है, दवाई का खर्चा होता है, बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं इसलिए बेचते हैं। तो लोगों का नीड बहुत होता है, किसी का पढ़ाई के खर्चे के लिए बेचना पड़ता है।
तो हम लोग का एक पर्पस होता है कि आज हम जमीन बेचेंगे, आज हम घर बेचेंगे, ज्वेलरी बेचेंगे, शौक से नहीं, मजबूरी में। 90% लोग मजबूरी में बेचता है। तो आज अगर 90% लोग मजबूरी में अगर ये सब चीज बेच रहा है, तो उन लोग का पैसा सरकार क्यों लेगा? तो फिर क्या फायदा हुआ? वो सरकार उन लोग के लिए क्या सोचा फिर? तो सरकार बोल रहा है, देखो मैं आप लोग का तकलीफ समझ रहा हूं कि आप लोग आज घर बेच रहे हो, तो घर के बदले आपको घर ही लेना था। आप गांव का घर बेच के शहर में आना चाहते हो, या सेमी अर्बन सिटी से अर्बन सिटी में शिफ्ट होना चाहते हो, इसलिए अपना पुराना घर बेच रहे हो। अब उसके अंदर से मैं अगर वो पैसा भी ले लूं तो आपका बजट शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा टैक्स का रेट 20% है। समझ रहे हो आप? 30 लाख में घर बेचे हो, जिससे मान लो आपका 6 लाख का गेन हुआ, तो 6 लाख का गेन के अंदर 20% मतलब 1,20,000 सरकार को देना होगा। तो आप लोग का 1,20,000 का बजट शॉर्ट पड़ेगा ना। तो आप तो ये घर का पैसा बेच के मनाली शिफ्ट होने का नहीं सोच रहे हो ना। ये घर का बेच के तो आप तो वो क्या बोलते हैं, वो जो मालदीव्स तो नहीं जा रहे हो ना कोविड के डर से। आप नया घर लेने का सोच रहे हो। तो सर, हम लोग के ऊपर ज्यादती क्यों? सही बात है, गवर्नमेंट ने बोला सही बात है, आप लोग का जस्टिफिकेशन जायज है। गाइस, आप लोग मेरा प्रॉब्लम समझ रहे हो, मैं कौन सा प्रॉब्लम को लेकर डील कर रहा हूँ? हमने घर बेचा, घर बेचने के बाद हम लोग को पैसा आया, वो पैसे से हम लोग क्या किए? वो पैसे से हम लोग एक नया खुद का घर लेना चाहा। तो मेरा टारगेट था घर बेच के घर ही लेना है, या जमीन बेच के घर लेना है, या ज्वेलरी वगैरह जो भी है बेच के घर लेना है। हाँ सर, आपका बात समझ में आ रहा है। घर बेचना, ज्वेलरी बेचना, सब बेचना, बेच रहे हैं। तो उसके अंदर से सरकार को 20% हम दे दे, तो मेरा क्या फायदा हुआ बेच के? सरकार को भी अगर देना है तो आप दोगे? आप बोलोगे सर कोई सवाल ही नहीं आता, सरकार को पैसा देने का सवाल ही नहीं आता। क्यों दूं? ज्वेलरी मेरा था, मेरा मेहनत का कमाई था, खून पसीना मेरा जला था वो सब चीज आन करने के लिए, तो मैं क्यों दूं उसको पैसा? सही बात है। सरकार भी बोल रहा है मुझे आपसे लेना भी नहीं है। आप अगर इतने एटीट्यूड दिखाओ तो थोड़ा एटीट्यूड तो मेरा भी बनता है। तो सरकार बोल रहा है कि मुझे नहीं देना है। तो अगर ऐसा है तो कैसे हम लोग इसको सोल्यूशन करें? तो सरकार बोल रहा है, आप जो बोल रहे हो ना कि आपको घर बेच के घर लेना है, तो ये बात को आप प्रूव करो कि आप जो घर बेचे हो, घर बेच के जो पैसा आया उससे आप नया घर ही ले रहे हो। ये बात को आप प्रूव करो। यू हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। आप ज्वेलरी बेच के घर ले रहे हो, ये बात को आप प्रूव करो। तो अगर ये सब बात को आप प्रूव कर पाते हो, ये सब बात को अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हो, तो आपका कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो आपका कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। आपका कैपिटल गेन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप ये सब कहानी सेटिस्फाई करते हो तो सर मुझे क्या करना होगा? आपका जो नियत था वो नियत साफ होना चाहिए, और सरकार को जस्टिफिकेशन देना है। सर क्या नियत था मेरा? सर कि घर बेच के घर लेना है, जमीन बेच के घर लेना है। ये बात को मुझे प्रूव करना है। मतलब जमीन बेच के जितना पैसा आएगा वो पैसा मैं नया घर में इन्वेस्ट करूंगा। पुराना घर बेच पे जितना पैसा आया वो मैं नया घर में इन्वेस्ट करूंगा। अगर ये बात मैं प्रूव कर दे पाता हूं, तो सरकार ने वादा किया है कि आपसे मैं कैपिटल गेन का एक भी पैसे का टैक्स नहीं लूंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये जस्टिफाई करना होगा कि आप घर बेच के घर ही ले रहे हो, लैंड बेच के घर ही ले रहे हो, ज्वेलरी बेच के घर ही ले रहे हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन डिडक्शन, जहां पे कुछ बेच के कुछ खरीदने से सरकार को कैपिटल गेन का देने का दरकार नहीं है। तो मतलब याद रखना, बेच के जो पैसा आएगा उससे कुछ खरीदना है आपको। अब क्या बेच के क्या खरीदना है, कब तक खरीदना है, यही चीज हम लोग को सीखना है, ताकि हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग का जो 20% 15% जो कैपिटल गेन हो रहा था, 20% 15%, वो सरकार को ना देना हो, उससे हम लोग का डिडक्शन मिल जाए। डिडक्शन मतलब छूट मिल जाए। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं अभी? एवरीवन, हैव यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का कॉन्सेप्ट को लेके आगे डिस्कशन। तो करूं, स्टार्ट करूं?
तो हेडिंग करो सेक्शन 54। कैपिटल गेन डिडक्शन बोल के हेडिंग किया हो, फिर उसके बाद हेडिंग करो आप लोग सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या है सर? सेक्शन 54 है हम लोग का फर्स्ट सेक्शन, जहां पे हम लोग कैपिटल गेन डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 54 पे जी जान लगाना है हम लोग को, क्योंकि एक सेक्शन अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह बाकी सेक्शन हम लोग का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको ये सेक्शन समझना बहुत जरूरी है। नेताजी ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये डायलॉग तो बचपन में सब लोग सीखे होंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे सेक्शन 54 बताओगे, मैं आपको दूसरा सेक्शन सिखा दूंगा। क्योंकि सेक्शन को पढ़ना कैसा है, सेक्शन को रीड कैसे करना है, क्या क्या क्वेरीज सेक्शन से होने वाला है, ये सारा टॉपिक हम लोग सेक्शन 54 से सीखने वाले हैं अभी। तो शैल आई स्टार्ट विद सेक्शन 54? यस तो सर। सबसे पहले बात, इस सेक्शन का मजा कौन ले सकता है, मतलब एप्लीकेबल टू। तो सेक्शन 54 का मजा ले सकते हैं दो ही बंदा, दो ही तरह का लोग, एक है इंडिविजुअल एंड दूसरा है एचयूएफ। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ इस चीज का मजा ले सकता है, ठीक है। सेकंड क्या है? व्हाट टू ट्रांसफर, सर क्या बेचना है, एंड बेच के वो पैसा आपके पास नहीं रखना है, क्या खरीदना है। व्हाट टू ट्रांसफर, व्हाट टू एक्वायर। व्हाट टू ट्रांसफर, व्हाट टू एक्वायर, इसका मतलब क्या है, क्या बेचना है क्या खरीदना है, ठीक है। वो अग्निपथ का डायलॉग याद है ना आप लोग को, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, तो यहाँ पे भी उस तरह का ही है, क्या बेचना है और क्या खरीदना है, ताकि आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाए। तो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ, क्या बेचना है आपको? बेचना है लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस, घर बेचना है, घर, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस। ए लॉन्ग टर्म मतलब कितना दिन से ज्यादा होल्ड, कितना दिन से ज्यादा होल्ड करने से लॉन्ग टर्म बोलते हैं, वेरी स्लो, मत से वेरी स्लो। कितना? 36 months। 31 मार्च, क्या बात कर रहे हो? 24 मंथ। 30 घर है भाई, घर है, घर। ए, घर के लिए कितना है? 24 24 मंथ। 24 तो 36 कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग के लिए? यार आप लोग ना ये लॉकडाउन में अच्छे से बादाम बादाम खाया करो सुबह सुबह उठ के। इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस किसका होता है भाई? लास्ट क्लास इतना डिटेल में पढ़ाए थे, इतना डिटेल पढ़ के 24 26 12 याद रखना, एक क्लास याद नहीं रख पाते आप लोग। देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग 24, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज 12, और ज्वेलरी वगैरह के लिए था 36। तो एसेट का नाम को देख के फिर क्लासिफाई करो ना। तो एसेट हम क्या बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म हाउस, घर। तो 24 से ज्यादा, मतलब 2 साल से ज्यादा। क्या लेना है? रेसिडेंशियल हाउस। तो सर आपको बेचना क्या है? घर। खरीदना क्या है? घर। तो घर बेच के अगर घर ले रहे हो, आई रिपीट गाइस, घर बेच के क्या ले रहे हो आप? घर ले रहे हो, तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए और भी कंडीशंस है। तो आज अगर कोई इंडिया में बंदा अपना पुराना घर बेचता है और बेच के दोबारा घर ही लेता है, तो उसका उस पैसे के ऊपर, कौन सा पैसा, जो पैसा वो अर्न किया है, गेन किया है, उसके ऊपर एक भी अमाउंट का कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो घर बेच के अगर घर ले रहे हो तो उसके ऊपर आपका एक भी अमाउंट का क्या नहीं लगेगा? कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? বলছি স্যার ডকুমেন্ট প্রুফটা দিতে হবে না যে কি रुको जरा, ট্রান্সফার করছি। रुको जरा, सब देना पड़ेगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो? कंडीशन तो हमने बोलना स्टार्ट ही नहीं किया। नेक्स्ट, सरकार को घर का दलील दिखाने का दरकार नहीं है, कैपिटल गेन कैलकुलेशन वो लोग देखते हैं। टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन,
आज अगर मैं मान लो घर बेचा और 10 साल बाद जाके एक नया घर लिया, ऐसा चलेगा थोड़ी? आप बोल रहे हो सर इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए क्या करना है, घर बेच के घर लेना है, मैंने मान लिया। लेकिन आप सोच के देखो, आज अगर हम लोग घर बेच रहे हैं और 5 साल बाद जाके नया घर ले रहे हैं, तो सरकार को बोलेंगे सर 5 साल पहले जो घर बेचा था उससे जो पैसा आया उसी पैसे से हम लोग नया घर ले रहे हैं 5 साल बाद। तो सरकार एक्सेप्ट कर लेगा कि टाइम लिमिट दे देगा यहाँ पे कुछ? आप लोग कॉमन सेंस क्या बोलता है कि टाइम लिमिट होना चाहिए घर खरीदने का, कि जब जीवन Yes, तब sir. घर खरीदना चाहिए? सर देयर मस्ट बी अ टाइम लिमिट, देयर मस्ट बी अ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट के अंदर घर खरीदना है, ऐसा नहीं कि आप चलो घर हमला करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइम लिमिट फॉर एक्विजिशन, तो एक्विजिशन का टाइम लिमिट है फॉर कंस्ट्रक्शन। हम लोग घर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग घर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नया घर का बात अगर करें तो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, घर बनाओ। तो सर घर तो रातों रात नहीं बन सकता है, आज अगर बनाना चालू करे तो कल तो घर खड़ा नहीं हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम। तो हाँ, टाइम जानना है। दूसरा क्या हो सकता है, सर घर बेच के घर ही खरीद लिए, रेडीमेड घर पड़ा था, रेडीमेड फ्लैट पड़ा था, बाय कर लिए, कर सकते हैं। गाइस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कोई किताबी भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। आपको घर बनाना Yes. है तो घर बना लो। घर बनाने का टाइम नहीं है सर, पैसा है तो नया घर अभी का भी लेना है। तो जितना सारा प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है फ्लैट का, रेडीमेड एकदम रेडी टू एक्वायर जिस सब है, तो वहां पे जाके ले लो। या फिर बहुत लोग ऐसा होता है जो पूरा घर बेच के चला जाना चाहता है, तो ऐसा पार्टी ढूंढो, तो डायरेक्टली आपको घर ही मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन का दरकार ही नहीं है, रेडीमेड घर मिल जाएगा आपका। और और क्या होता है, सर मेरा घर पहले से ही बन रहा था, मतलब मैं बाउंड्री वॉल दे दिया था, भूमि पूजन कर लिया था, बाउंड्री वॉल दे दिया था, काम चालू हुआ था, मेरा घर बनने का सपना जो था वो काम चालू हुआ था। पैसे का शॉर्टेज पड़ा, पुराना घर बेच दिए और उसी पैसे से अब इस घर को कंप्लीट करेंगे, ये भी हो सकता है। थर्ड वाला एग्जांपल समझ में आया? मेरे पास घर है, हाँ सर मेरे पास घर है, और घर रहते रहते मैं एक नया घर बनाना चालू किया, घर बनाना चालू किया। जैसे इंडिया में जो इमोशन से सेंटिमेंट है उसकी सबसे पहले भूमि पूजन होता है, फिर बाउंड्री वॉल देते हैं, फिर धीरे धीरे वास्तु को देख के बनाना चालू करते हैं। तो हमने कर लिए थे, हमने ये सब काम स्टार्ट कर दिए थे, और बीच में मेरा पैसे का दरकार पड़ा, मतलब मेरे पास उतना फंड नहीं था और घर का काम आगे में नहीं बढ़ा सक रहा था। तो हमने उसी टाइम पे क्या सोचा, पुराना घर बेच दो, 1-2 साल भाड़े के घर में रह लेंगे, और पुराना घर बेच के जितना पैसा आएगा वो पैसे से हम लोग नया घर रेडी कर लेंगे। हो सकता है ऐसा। थर्ड एग्जाम्पल इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम लोग को ये तीनों सिचुएशन के ऊपर ही टाइम लिमिट सेट करना है। अगर घर बनाने जाएंगे तो कितना दिन के अंदर बन जाएगा, अगर नया घर लेना है तो कितना दिन के अंदर ले लेना है, और अगर जो घर बन रहा था तो वो रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन कब तक खत्म हो जाना चाहिए। तो हम लोग के सारा चीज के ऊपर ध्यान रख के ये टाइम लिमिट का फोकस करना है। आप लोग को मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो घर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 3 years। 3 साल में घर बन जाता है? हाँ सर, क्यों नहीं बनेगा? विद इन 3 years फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम हैप्पी बर्थडे किसी का? नो, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। फ्रॉम कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड। सर इसका मतलब क्या है? जिस दिन घर बनाना 3 साल कब से काउंट करेंगे? हमने घर बेच दिया 10/10/2020 में, और हम लोग का ईयर एंडिंग हुआ 31 मार्च 2021 में। तो ये जो 3 साल काउंट करना है, 3 साल के अंदर नया घर बन जाना चाहिए, ये कौन सा डेट से होगा? जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उस दिन से 3 साल, कि जिस दिन घर बेचा है उस दिन से 3 साल? जिस दिन घर बेचा। जिस दिन हम लोग घर बेचे हैं उस दिन से 3 साल। यस मैडम, यस सर, 10-10 से चालू होगा, इससे नहीं। तो ये दाव पेच आपको याद रखना है कि कौन सा डेट
से हम लोग को काउंट करना है। तो ये 3 साल का जो डेडलाइन दिया है, ये 3 साल का डेडलाइन कब से है? जिस दिन घर बेचे है। ओके, सो गाइस तो 3 साल का कहानी समझ में आया आप लोग को? कहानी 3 साल का। तो जिस दिन घर बेचेंगे, अच्छा घर बेचेंगे से 10-10 का इसका प्रूफ क्या है? सेल डीड। घर जब बेचते सेल डीड बनता है। पता है ना कि पेपर वर्क होता है कि हरवली बेच देंगे, लो भाई घर तुम्हारा है, कल से पैसा दो हम चले जा रहे हैं, कि डीड बनता है, प्रॉपर पेपर वर्क होता है। तो डीड जिस दिन का बनेगा, सेल डीड एग्रीमेंट, उसी दिन से 3 साल। ठीक है, ये गया वैरायटी नंबर 1। वैरायटी नंबर 2 क्या है? अगर आपका कोई घर बन रहा था, मतलब पहले से घर बन रहा था, फिर आप घर बेच के उसको कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका यस अंडर कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो, इज द करेक्ट वर्ड। विद इन 1 ईयर, ये फालतू नियम है, मुझे ये नियम का बहुत ही बकवास चीज लगता है। विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर and 2 years after the date of transfer, मतलब जिस दिन घर बेचे हो उस दिन से 1 साल पहले के अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप जिस दिन घर बेचे हो उस दिन से 1 साल से पहले आपका घर का वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्या स्टार्ट होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जिस दिन घर बेचे उससे 2 साल के अंदर घर बन जाना चाहिए। मतलब आपको भी यहाँ पे 3 साल ही मिल रहा है, सिंस ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो बेचने से पहले 1 साल का वैलिडेशन, और बेचने के बाद 2 साल के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 साल का समझ में आया आप लोग को? सर आरेक बार बुझान तो। जिस दिन आप घर ट्रांसफर कर रहे हो, जिस दिन आप घर ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन से 1 साल पहले, मतलब ये डेट से 1 साल पहले के अंदर आपका नया घर बनना चालू हो गया था, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन पड़ा रहा वो इस दिन से 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। वन ईयर बैकवर्ड, 2 ईयर्स फॉरवर्ड, ऐसे करके हम लोग याद रखते हैं। भाई जिस दिन घर बेचा उस दिन से 1 साल पहले का डेट, मतलब 9/9/2019, तो 9/9/2019 ऑनवर्ड्स काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। उससे पहले का डेट का वैलिडेशन नहीं होगा। 9/9/2019 के अंदर काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। 1 साल पहले, 1 साल पहले 9/9 होगा कि 11 होगा, जो भी है, मतलब इससे 12 मंथ पहले। ठीक है, एंड जिस दिन घर बेच रहे हो उस दिन से और 2 साल के अंदर आपका नया घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? जो भाई साहब पूछे थे और एक बार समझा देने के लिए, समझ में आया भाई साहब आपको? यस सर। पक्का? रजत, यस सर। विशाल 2 साल का वैलिडिटी है आफ्टर आफ्टर ट्रांसफर। हाँ, तो 2 साल ही वैलिडिटी है आपका। अब 2 साल इसलिए दे रहा है सरकार बिकॉज आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनना चालू हो गया। प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्या हो गया? बनना चालू हो गया।
ठीक है। लास्ट, सर मुझे नया घर लेना है, तो न्यू हाउस मस्ट बी एक्वायर ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल का ड्यू डेट होता है, एक होता है 31 जुलाई, और अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो होता है 30 सितंबर। तो ये 2 डेट से पहले आपका घर बन जाना चाहिए, मतलब घर खरीद लेना चाहिए। अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो 30 नवंबर तक टाइम है आपका, और अगर आपका ऑडिट नहीं हो रहा है तो 31 जुलाई तक टाइम है। तो 31 जुलाई और 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, उससे पहले आपको नया घर खरीद लेना चाहिए। मतलब जहां पे आप घर बना नहीं रहे हो, आप घर खरीदना चाह रहे हो, तो खरीद सकते हो। तो ये टाइम लिमिट ऑफ एक्विजिशन समझ में आया आप लोग का? कब तक नया घर ले लेना चाहिए? तो 3 तरह का घर का बारे में बात की है हम लोग यहाँ पे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जो घर बन रहा है। सेकंड वाला क्या है? जो सॉरी पहला वाला है जो घर नया से बनना चालू होगा, मतलब न्यू हाउस जो बनाना चालू करेंगे। सेकंड वाला क्या है? जो घर ऑलरेडी बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, मेरा घर ऑलरेडी बन रहा था। और थर्ड क्या है? मैं घर बना नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली घर खरीद रहा हूँ, मतलब रेडीमेड हाउस, रेडीमेड बिल्डिंग में, मतलब फ्लैट में शिफ्ट हो जा रहा हूँ। कोई इंसान अपना घर बेच के चला जा रहा है, मैं वो घर खरीद ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। सर, ये न्यू हाउस वाला जो फाइलिंग रिटर्न दोनों क्यों डेट है? फाइलिंग रिटर्न मैडम बिफोर सुन लो पहले अच्छे फाइलिंग से मैं रिटर्न। क्या बोल रहा हूँ। मैं बोला था उसमें 2 टाइम, एक बार ड्यू डेट रिटर्न का मतलब ऑडिट होगा तो 30 नवंबर, ऑडिट नहीं होगा तो 31 जुलाई, इसलिए 2 ड्यू डेट है। रिटर्न फाइलिंग का 2 ड्यू डेट है। रिटर्न जो फाइलिंग करते हैं हम लोग का 2 ड्यू डेट होता है, ठीक है। एक होता है ऑडिटिंग वालों के लिए और एक होता है नॉन ऑडिटिंग वालों के लिए। जिसका ऑडिट नहीं होगा उसका डेट होगा 31 जुलाई, जिसका ऑडिट होगा उसका होगा 30 सितंबर। इसलिए 2 के अंदर जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपके ऊपर ऑडिट आता है तो 30 सितंबर तक आपको नया घर लेना है मैडम, और अगर आपके ऊपर ऑडिट नहीं आता है तो 31 जुलाई से पहले तक लेना होगा, बिकॉज जिसका ऑडिट नहीं होता है उसका 31 जुलाई तक फाइलिंग करने का डेट रहता है। समझे? ये सर। यस। और किसी कोई शक या सवाल? ये 3 कंडीशंस को लेके, ये 3 कंडीशन किसके ऊपर है? नया घर कब तक ले लेना है? हेलो सर, बोलिए। जो पूरा जो घर बेच के जो टाका मिलेगा, वो क्या पूरा ही खर्च करने वाला है क्या? क्योंकि देखो कुछ रख भी सकता है। देखो वही मैं कर रहा हूँ, वही मैं लिख रहा हूँ। डिडक्शन कितना मिलेगा आपको, वो तो आपका घर का बजट के ऊपर डिपेंड करता है ना मैडम, कि पूरा खर्चा करना है कि आधा करना है, वो इनकम टैक्स कैसे बोलेगा? ऑब्वियसली नया घर का दाम ज्यादा ही होता है पुराना घर के रेस्पेक्ट से, तो आपको बजट के ऊपर देखना पड़ेगा। अपने घर बेचो 20 लाख का, नया घर का दाम है 25 लाख, क्या करोगे? 5 लाख का शॉर्टेज होगा, जुगाड़ लगाना होगा। तो आपने घर बेचो 20 लाख का, आप घर खरीद रहे हो 15 लाख का, तो 5 लाख आपके हाथ में बचा हुआ रहेगा। अब इसी में आपको देखना होगा डिडक्शन कौन सा अमाउंट के ऊपर मिलेगा, तो उसी अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे घर का पूरा अमाउंट से घर लेना है कि हमने पास रखना है। तो डिडक्शन कितना मिलेगा, सारा कंडीशन अगर फुलफिल करोगे तो डिडक्शन शैल बी मिनिमम ऑफ द टू। ठीक है, क्या है वो? नंबर 1 है अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, जितना आप नया घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, और कैपिटल गेन।
तो मैडम जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे आपका आंसर अभी इससे मिल जाएगा। आपका जितना कैपिटल गेन हुआ या नया घर में जितना इन्वेस्ट कर रहे हो व्हिचएवर इज लोअर, तो आपका कैपिटल गेन हुआ 5 लाख और आप इन्वेस्ट कर रहे हो 10 लाख, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 5 लाख। एक गेन अमाउंट का मतलब समझते हो ना? मैं 10 लाख का घर 30 लाख में बेच दिया, तो गेन क्या मेरा 30 लाख है? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। गाइस आप लोग ये बात मुझे कंफर्म करो, मैं 10 लाख का मेरा पुराना घर मैं 30 लाख में बेच दिया, तो क्या ये 30 लाख ही मेरा गेन है? गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो इंडेक्स विंडेक्स लेके गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग जब गेन कैलकुलेट किए तो हम लोग का गेन आया मान लो 7 लाख के आसपास, वो इंडेक्सेशन वगैरह सब कुछ कंसिडर करने के बाद। तो मेरे पास पैसा कितना है? 7 लाख है कि 30 लाख है? मैंने घर 30 लाख में बेचा, तो मेरे पास पैसा कितना है, रोकड़ा कितना है? 30 लाख है। तो 30 लाख में घर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 30 लाख में नया घर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो हमने इन्वेस्ट कर दिया 25 लाख, ठीक है। तो आप लोग बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा? मेरा कैपिटल गेन हुआ था 7 लाख का और मैं इन्वेस्ट किया है 25 लाख का, तो आप लोग बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा? 7 लाख का। 7 लाख 7 लाख का मिल जाएगा, बस यही कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 7 लाख का कैपिटल गेन का डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब मुझे सरकार को एक भी पैसे का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सरकार को टैक्स तो 20% इसके ऊपर देना था ना, सरकार का जो 20% का टैक्स देना था वो तो 7 लाख के ऊपर देना था, तो 7 लाख का तो मेरा डिडक्शन हो रहा है, तो सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? ये है डिडक्शन का पढ़ने का तरीका। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? क्या बेचना है, क्या खरीदना है, बिकॉज आपको पता है बेच के कुछ खरीदना पड़ेगा तब जगह डिडक्शन का मजा मिलेगा। फिर वो जो नया चीज खरीदना पड़ेगा वो कब तक खरीद लेना चाहिए, उसका डेडलाइन। एंड फाइनली अगर हम लोग सारा आपका पापड़ बेल लिए तो कितना डिडक्शन हम लोग को मिलेगा। तो ये हो गया, ठीक है। भाई विशाल, हम लोग को डिडक्शन मिलेगा दिस और दिस व्हिचएवर इज लोअर। तो मैंने 30 लाख का घर बेचा है, तो मेरे पास पैसा है 30 लाख, लेकिन मैं नया घर में इन्वेस्ट किया है 25 लाख का, 5 लाख में हाथ में रख लिया हूं, और मेरा जो घर का जो कैपिटल गेन हुआ वो कैलकुलेट किया है 7 लाख। तो अब सवाल उठ रहा है डिडक्शन कितना मिलेगा? तो डिडक्शन पूरा मेरा 7 लाख का ही मिल जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग 25 लाख किए और कैपिटल गेन हुआ मेरा 7 लाख, तो डिडक्शन मेरा 7 लाख हो जाएगा। अब ये डिडक्शन का बेनिफिट कैसे मिलेगा? गाइस टैक्स कौन सा अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता? 30 लाख के ऊपर कि कैपिटल गेन के ऊपर? टैक्स कौन से अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है, सेल अमाउंट के ऊपर कि गेन अमाउंट के ऊपर? गेन अमाउंट के ऊपर। तो गेन कितना हुआ है मेरा? 7 लाख का गेन हुआ है, तो 7 लाख का गेन माइनस 7 लाख का डिडक्शन, तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 लाख का गेन और 7 लाख का डिडक्शन। क्यों 7 लाख का डिडक्शन? बिकॉज पूरा पैसा मैं नया घर में इन्वेस्ट कर दिया, तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। तो कैपिटल गेन अगर 0 हो गया तो इसके ऊपर 20% लो, 100% लो, क्या फर्क पड़ता है? आएगा 0 ही। तो आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम इतना अमाउंट तो इन्वेस्ट करना ही है। जितना कैपिटल गेन किए हो उतना तो नया घर में इन्वेस्ट करना ही है एनी हाउ, अगर टैक्स से बचना है तो ये तो सर कॉमनली बच जाएंगे हम लोग, बिकॉज गेन अमाउंट ऑलवेज कम होता है और सेल अमाउंट ऑलवेज ज्यादा होता है। तो हम अगर 30 लाख में घर बेचे तो 30 लाख मेरे पास है नया घर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो 30 लाख के अंदर जब 25 लाख इन्वेस्ट करूंगा तो 7 लाख तो अपने आप 25 लाख के अंदर आ जाएगा ना, बिकॉज गेन तो उसी अमाउंट के अंदर ही हुआ था। तो वो 7 लाख का मेरा क्या मिल जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। तो अगर मेरा कैपिटल गेन से डिडक्शन मिल जा रहा है तो मेरा आंसर कितना आएगा? 0। क्लियर हुआ विशाल? बाकी लोग को इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो गैस डिडक्शन का और एक पार्ट बाकी है, सीजीडीए स्कीम। नया घर बेच दिया तो क्या होगा? सर एक घर बेचे क्या 2 घर ले सकते हैं? ये सब क्वेश्चन आप लोग के मन में आना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट किए थे। जब ये सब चीज पढ़ रहा था तो आप लोग के मन में सब क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए था। सर घर बेचे है एक, क्या उससे हम 2 घर ले सकते हैं?
क्वेश्चन हो सकता है सर मेरे पास घर ही था दो घर बेच के घर ले सकते हैं, ये सब क्वेश्चन का जवाब हम लोग को नेक्स्ट टाइम देना है, तब जाके 54 कंप्लीट होगा। ये भी तो वैरायटी है ना, तो हम लोग बातचीत कर लेंगे। सर घर बनाने जाएंगे तो लैंड का दाम भी तो आ जाएगा उसके अंदर, घर थोड़ी होगा लैंड के बिना, तो क्या लैंड का दाम का कि घर के दाम के साथ इंक्लूड रहेगा? तो इस तरह का सवाल आपके मन में आना चाहिए कि सर जो न्यू कंस्ट्रक्शन का बात कर रहे हो तो सबसे पहले तो मुझे जमीन खरीदना पड़ेगा, घर तो उसके बाद बनेगा। तो आपने बोले वो घर बेच के घर लेना है, और यहाँ पे तो घर बेच के मुझे जमीन भी लेना पड़ रहा है, जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कम में चालू कर रहा हूँ, तो क्या जमीन के दाम क्या कैपिटल गेन में डिडक्शन के अंदर आ जाएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन का जवाब हम लोग को देना है नेक्स्ट क्लास। गाइस अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? घर बेच के घर लेने जा रहा हूँ तो घर तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले तो जगह चाहिए, लैंड चाहिए, तो पहले लैंड खरीदना होगा, उसके बाद में उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। तो कंडीशन में क्या लिखा था? लैंड लिखा था कि घर ही लिखा था? सर कंडीशन में घर लिखे थे, घर बेच के घर लेना है, पर यहाँ पे तो घर बेच के मैं जमीन और घर दोनों ले रहा हूँ, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? ये सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है नेक्स्ट क्लास। रेनोवेशन नहीं आएगा मैडम, यहाँ पे ट्रांसफर करना होगा। रेनोवेशन तो आप ही का प्रॉपर्टी, आप उसको ठीक ठाक कर रहे हो, आपको ट्रांसफर करना होगा मैडम, रेनोवेशन का काम नहीं होगा यहाँ पे। रेनोवेशन इज नॉट एलिजिबल फॉर 54। तो घर बेचे घर का रिपेयर करोगे नहीं चलेगा मैडम, घर बेच के नया घर लेना होगा एटलीस्ट। तो गाइस ये सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास देंगे, ठीक है?